हेलो फ्रेंड्स, मार्च के महीने को एंडोमेट्रियोसिस अवेयरनेस मंथ के रूप में मनाया जाता है। मैं डॉक्टर राजश्री दीपक गोहतकर, राजदीप फर्टिलिटी रिसर्च सेंटर एवं आईवीएफ सेंटर कोटा से आपको बताना चाहती हूँ कि दिन प्रतिदिन संपूर्ण विश्व में एंडोमेट्रियोसिस के केसेस का प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। जैसे कि ये शब्द है एंडोमेट्रियोसिस, इसी से ये बात क्लियर होती है कि एंडोमेट्रियोसिस का अर्थ है बच्चेदानी के अंदर की सतह, जिसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, वो यूट्रस के बाहर यदि कहीं भी इम्प्लांट हो जाती है तो वहाँ हर मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ उसकी ग्रोथ होती है और उसकी वजह से वहाँ पर वो ब्लड एकत्रित होता है और उसी को हम कहते हैं एंडोमेट्रियोसिस। यदि इसके सिम्टम्स या इसमें किस तरीके की परेशानी होती है उसके बारे में जाने तो इसका जो सबसे महत्वपूर्ण सिम्टम है वो है डिस्मेनोरिया, अर्थात माहवारी के दौरान अत्यधिक पेट में दर्द होना। यूजुअली जो एंडोमेट्रियोसिस में पेन होता है, दर्द होता है, वो पीरियड आने के पहले से चालू हो जाता है, पीरियड के दौरान रहता है और मैक्सिमम केसेस के पीरियड के बाद भी यह दर्द बना रहता है। तो इस टाइप का जब दर्द होता है तो वो एंडोमेट्रियोसिस की बीमारी की वजह से होता है। इसके साथ ही साथ इन केसेस में, इन पेशेंट्स में इंटरकोर्स के दौरान दर्द होना, कुछ केसेस में इवन मोशन के दौरान जब वो स्टूल पास करते हैं तब भी उस पेशेंट को या उस लेडी को दर्द महसूस होता है। तो जो एंडोमेट्रियोसिस के इम्प्लांट्स है या एंडोमेट्रियोसिस की ये जो डिजीज है, ये पूरे इंटेस्टीन में, पूरे आंतों में, पूरे पेट में, यूट्रस के अलावा भी कहीं भी हो सकती है। तो आइए इसकी डायग्नोसिस कैसे करें इसके बारे में जानें। जो सबसे सरल तरीका है एंडोमेट्रियोसिस की डायग्नोसिस करने का वो है सोनोग्राफी, और उसमें भी ट्रांसवजाइनल या इंटरनल सोनोग्राफी करके हम एंडोमेट्रियोसिस की बीमारी का पता करते हैं। परंतु सोनोग्राफी द्वारा एंडोमेट्रियोसिस की बीमारी तभी पता लगती है जब वो एडवांस स्टेज में होती है, जैसे कि ओवेरियन एंडोमेट्रियोमा, अर्थात ओवरी के अंदर सिस्ट बन जाना, एंडोमेट्रियोसिस की सिस्ट बन जाना, जिसे कॉमन भाषा में हम चॉकलेट सिस्ट भी बोलते हैं। तो जब एंडोमेट्रियोसिस इतना एडवांस स्टेज में होता है तब सोनोग्राफिकली अच्छी तरीके से डायग्नोसिस होती है। अदरवाइज इन केसेस में एमआरआई भी बहुत यूजफुल है। एमआरआई द्वारा भी एंडोमेट्रियोसिस की डायग्नोसिस और उसकी ग्रेडिंग की जाती है। वैसे एंडोमेट्रियोसिस के डायग्नोसिस के लिए जो गोल्ड स्टैंडर्ड है वो है लैप्रोस्कोपी या दूरबीन द्वारा जांच। तो आइए जानते हैं कि एंडोमेट्रियोसिस की बीमारी में लैप्रोस्कोपी का क्या योगदान है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि एंडोमेट्रियोसिस की डायग्नोसिस में लैप्रोस्कोपी गोल्ड स्टैंडर्ड है, अर्थात ऐसे कभी-कभी ऐसे कई पेशेंट्स होते हैं कि जिनमें सोनोग्राफी में भी कुछ पता नहीं लग पाता, उन्हें माहवारी के दौरान दर्द हो रहा है अथवा उनको इनफर्टिलिटी है, निसंतानता है और कोई और अगर प्रॉब्लम नहीं है, जैसे उनकी ट्यूब भी खुली हुई है, उनकी ओवरीज भी नॉर्मल आ रही हैं सोनोग्राफी में और जो उनका मेल फैक्टर है वो भी नॉर्मल है। इन केसेस में जब हम लैप्रोस्कोपी प्लान करते हैं, लैप्रोस्कोपी से देखते हैं, तो हमें यह पता लगता है कि उनमें माइल्ड एंडोमेट्रियोसिस है, जिसकी वजह से उन्हें प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है। तो इस तरीके से लैप्रोस्कोपी, ये जो एंडोमेट्रियोसिस की बीमारी है उसके लिए लैप्रोस्कोपी एक प्रकार का वरदान है और इस लैप्रोस्कोपी द्वारा ही हम ग्रेडिंग करते हैं कि किस ग्रेड की, किस लेवल का एंडोमेट्रियोसिस की बीमारी उस पेशेंट में है। और अकॉर्डिंग टू द ग्रेडिंग ऑफ द एंडोमेट्रियोसिस, लैप्रोस्कोपी द्वारा एंडोमेट्रियोसिस को 4 ग्रेड में डिवाइड किया गया है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 और ग्रेड 4। और अकॉर्डिंग टू द ग्रेडिंग और अकॉर्डिंग टू द सिम्टम्स ही हम ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। तो जो लैप्रोस्कोपी होता है, जो दूरबीन शल्य चिकित्सा होती है, उसमें जो माइल्ड एंडोमेट्रियोसिस है उसमें हमको कुछ एंडोमेट्रियोटिक स्पॉट्स यूट्रस का जो पिछला हिस्सा है, जो यूट्रस का बैक है, उस पर दिखाई देते हैं। उसको हम कहते हैं यूट्रोसैक्रल लिगामेंट। तो जो ये एंडोमेट्रियोटिक स्पॉट्स होते हैं इनको हम फलगरेट करते हैं
या उनको नष्ट करते हैं कॉटरी द्वारा। इसके साथ ही साथ इन केसेस में माइल्ड एडेशंस या कुछ जाले जैसे दिखाई देते हैं। अब इन जालों की वजह से होता यह है कि जो ट्यूब और ओवरी का आपसी रिलेशनशिप है वो डिस्टर्ब हो जाता है, और जब ट्यूब और ओवरी का रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो जाता है तो उसकी वजह से वो जो पेशेंट है या वो जो लेडी है वो कंसीव नहीं कर पाती और उसे इनफर्टिलिटी होती है। तो हम नेक्स्ट स्टेप लेप्रोस्कोपी द्वारा एडहेसियोलिसिस करते हैं। फिर इसके आगे यदि हम देखें तो एंडोमेट्रियोमा या ओवरी के अंदर, अंडकोश के अंदर एंडोमेट्रियोसिस की गठान, जो कि जिसे हम चॉकलेट सिस्ट कहते हैं, वो यदि बन गई है तो हम लेप्रोस्कोपी द्वारा चॉकलेट सिस्टेक्टमी अर्थात उस पूरी सिस्ट को हटाते हैं। और उसके साथ ही साथ हम इस चीज का भी ध्यान रखते हैं कि जो हेल्दी ओवेरियन टिश्यू है, जो अच्छा ओवेरियन टिश्यू है, हम उसे प्रिजर्व कर सकें और सर्जरी इस तरीके की हो कि वापस रिकरेंस नहीं हो, क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस में रिकरेंस के चांसेस या वापस डिजीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई होते हैं। और इसीलिए जो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी है वो इस तरीके की होनी चाहिए कि वो जितना भी एंडोमेट्रियोसिस का स्पॉट्स हैं, टिश्यू हैं, कभी कभी जैसे कि जो आते होती हैं उसका सबसे निचला हिस्सा जिसे हम रेक्टम कहते हैं, तो रेक्टल म्यूकोजा के ऊपर भी एंडोमेट्रियोसिस के स्पॉट्स होते हैं, तो उन्हें भी हम लेप्रोस्कोपिकली पूरी तरीके से हटाते हैं जिससे उस पेशेंट में रिकरेंस कम से कम हो। तो इस तरीके से एंडोमेट्रियोसिस में लेप्रोस्कोपी का बहुत बड़ा रोल है, स्पेशली उन केसेस में जिनमें बहुत ज्यादा सिम्टम्स है और जिनमें इनफर्टिलिटी निसंतानता की प्रॉब्लम है। उन केसेस में लैप्रोस्कोपी द्वारा एंडोमेट्रियोसिस को जब हम पूरी तरीके से ट्रीट करते हैं तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। यूजुअली एंडोमेट्रियोसिस एंड इनफर्टिलिटी, ये इन चीजों में जब हम लैप्रोस्कोपी करते हैं तो उद्देश्य ये रहता है कि लैप्रोस्कोपी के इमीडिएटली बाद पेशेंट कंसीव हो जाए, और उसके लिए कभी कभी यदि वो नेचुरल वे में कंसीव नहीं हो पाता तो हमको IUI या यदि सीवियर ग्रेड 4 एंडोमेट्रियोसिस है तो लैप्रोस्कोपी के बाद ART टेक्निक्स जैसे कि IVF या ICSI पर भी जाना पड़ता है। आइए अब हम जानते हैं कि एंडोमेट्रियोसिस के बीमारी में ट्रीटमेंट किस तरीके से प्लान किया जाता है। तो जब भी किसी भी लड़की को, किसी भी महिला को एंडोमेट्रियोसिस की बीमारी डायग्नोस होती है तो ट्रीटमेंट 3-4 बातों पर निर्भर करता है। एक तो एज ऑफ द पेशेंट, दूसरा सिम्टम्स ऑफ द पेशेंट, तीसरा ग्रेडिंग ऑफ द पेशेंट, किस ग्रेड की उसको एंडोमेट्रियोसिस है, और चौथा कि उसकी क्या आगे उसको फर्टिलिटी के हिसाब से ट्रीटमेंट लेना है या सिर्फ सिम्टम्स के लिए ट्रीटमेंट लेना है। तो ये 4 बातों को ध्यान में रखते हुए ही ट्रीटमेंट प्लान किया जाता है। नॉर्मली यदि वो माइल्ड एंडोमेट्रियोसिस है, माइल्ड टू मॉडरेट है, और पेशेंट की एज कम है तो हम स्टार्टिंग मेडिकल ट्रीटमेंट से करते हैं। कुछ मेडिसिन जो कि स्पेसिफिक एंडोमेट्रियोसिस के लिए ही होती हैं, जिसमें एक डायनोजेस्ट या डायनोसिस एंडोसिस के नाम से मिलती है, वो मेडिसिन होती है। और नई एक मेडिसिन है एल्गोलिक्स, वो भी इसीलिए यही काम करती है, क्योंकि ये मेडिसिन ऐसी होती हैं कि इनमें इनको लेने से ओव्यूलेशन या ओवरी में अंडे बनने की प्रोसेस में स्टॉप हो जाती है या वो नहीं होती है, तो उसकी वजह से वो एंडोमेट्रियोसिस की बीमारी को बढ़ने नहीं देता। अब सेकेंड पार्ट आता है, यदि एंडोमेट्रियोसिस ग्रेड 3 या ग्रेड 4 पे है, बड़ा एंडोमेट्रियोमा है या चॉकलेट सिस्ट है, तो जब भी चॉकलेट सिस्ट का साइज 4 सेंटीमीटर से अधिक होता है तो उन केसेस में लैप्रोस्कोपी ही फर्स्ट चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि ये जितनी भी मेडिकल ट्रीटमेंट या मेडिसिन हैं वो सिम्टम्स को तो कम कर देंगी, लेकिन जो एंडोमेट्रियोमा है उसके साइज को रिड्यूस नहीं होता है उनसे ज्यादा। और साथ ही साथ एंडोमेट्रियोमा यदि 4 सेंटीमीटर के ऊपर है तो पेशेंट के सिम्टम्स भी इतने ज्यादा होते हैं
कि यूजुअली उसमें लैप्रोस्कोपी करके और फिर मेडिकल ट्रीटमेंट करना ज्यादा उचित होता है। अब थर्ड थिंग आती है कि यदि इनफर्टिलिटी भी है, अर्थात वो लेडी कंसीव भी नहीं हो पा रही और उसे कंसीव होने के लिए भी ट्रीटमेंट लेना है, तो इस ऐसे केसेस में यदि उसको एंडोमेट्रियोमा है जो कि मोर देन 4 सेंटीमीटर्स का है और उसकी एज कम है, उसका AMH लेवल जिसे हम कहते हैं एंटी मुलेरियन हार्मोन, अर्थात उसके अंडकोश में अंडे बनाने की क्षमता अभी ठीक है, अच्छी है, एटलीस्ट AMH लेवल 2 के आसपास है, तो उन केसेस में हम पहले लैप्रोस्कोपी प्लान करते हैं, फॉलोड बाय IUI या IVF करते हैं। पर यदि किसी पेशेंट की उम्र 35 साल के आसपास है या उससे ज्यादा है और उसे कंसीव होना है, साथ में उसे एंडोमेट्रियोमा भी है और यदि उसका AMH लो है, जैसे लेस देन 1 या 1 के आसपास है, तो उन कुछ केसेस में हम पहले उसका IVF ट्रीटमेंट प्लान करते हैं, क्योंकि जब भी हम एंडोमेट्रियोसिस की सर्जरी करते हैं तब ओवेरियन टिश्यू कुछ ना कुछ डैमेज जरूर होता है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए इन केसेस में पहले IVF की प्रोसेस करते हैं और उसके बाद सर्जरी करके और फिर जो उसके भ्रूण बने हैं, जो एम्ब्रियोज बने हैं, उन्हें ट्रांसफर करते हैं। तो ये अलग अलग प्रोटोकॉल अकॉर्डिंग टू द पेशेंट, अकॉर्डिंग टू द सिम्टम्स, अकॉर्डिंग टू द ग्रेड ऑफ द डिजीज हमें डिसाइड करने पड़ते हैं। एक जैसा ट्रीटमेंट हर पेशेंट के लिए देना उचित नहीं होता है और मुख्य उद्देश्य इनफर्टाइल पेशेंट में प्रेगनेंसी है, क्योंकि यदि एक बार पेशेंट प्रेग्नेंट हो जाती है तो जो 9th मंथ का एमेनोरिया होता है वो एंडोमेट्रियोसिस के डिजीज को और कम कर देता है। उसमें एंडोमेट्रियोसिस के जो टिश्यूज हैं वो और श्रिंक हो जाते हैं, तो दैट इज द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर दिस काइंड ऑफ पेशेंट्स। तो इस तरीके से जो ट्रीटमेंट है वो कस्टमाइज ट्रीटमेंट या अकॉर्डिंग टू द पेशेंट जो पैरामीटर्स हैं वो हम डिसाइड करते हैं। थैंक यू।